नमस्कार दोस्तों। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारत की जनसंख्या के नए रिकॉर्ड पर पहुंचने का जिक्र है। भारत की जनसंख्या चीन को पीछे छोड़ने वाली है, ये तो सबको पता था। लेकिन अब यूएनएफपीए यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की ताजा रिपोर्ट ने भी इस पर मुहर लगा दी है, जिसके मुताबिक 2023 के मध्य यानी जून या जुलाई की शुरुआत में भारत की आबादी का आंकड़ा चीन के पार पहुंच जाएगा। इसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, लेकिन इस वीडियो में हम भारत की बढ़ती जनसंख्या से जुड़े हर पहलू की डिटेल एनालिसिस करेंगे, जिसमें कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी। सबसे पहला सवाल, क्या ये खुशी की बात है कि हमने किसी एक फील्ड में सही चीन को पीछे छोड़ दिया? जनसंख्या में नंबर 1 होना भारत के लिए अवसर है या मुसीबत? दूसरा बड़ा सवाल कि चीन को पीछे छोड़ने के बाद क्या आने वाले वक्त में भारत की आबादी 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगी? तीसरा सवाल, रिकॉर्ड तोड़ जनसंख्या के बाद प्रति जन जमीन कितनी बची है? चौथा और सबसे गंभीर सवाल कि क्या देश को जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है? पांचवा सवाल, क्यों भारत को सबसे युवा देश कहा जा रहा है और कैसे युवाओं की बड़ी संख्या देश के विकास की उम्मीदों को बड़ा बनाती है? तो इस वीडियो में हम इन्हीं 5 सवालों के इर्द गिर्द विश्लेषण करेंगे, जिसके बाद जनसंख्या से जुड़े सारे भ्रम या सारी गलतफहमी दूर हो सकती है। बस आपसे अपील है कि आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। तो शुरुआत सबसे पहले इस बात से कि भारत की आबादी फिलहाल कितनी है और ये कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा भी लगाइए। अप्रैल 2023 में अनुमान के मुताबिक भारत की जनसंख्या 142 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। चीन की चर्चा तो हो ही रही है। भारत की जनसंख्या के आंकड़े को इस तरह भी समझिए कि ये पूरे यूरोप की आबादी 75 करोड़ से कहीं ज्यादा है। भारत की जनसंख्या पूरे अमेरिकी महाद्वीप से भी ज्यादा है। अब इससे आगे बढ़ते हुए ये समझिए कि 2023 में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ के पार कैसे पहुंची, जबकि 1951 में भारत की जनसंख्या महज 36 करोड़ थी। मतलब 72 सालों में 106 करोड़ यानी 1 अरब से ज्यादा की बढ़ोतरी। तो इसकी वजह है 1951 से 1991 तक 40 साल का वो वक्त जब जनसंख्या वृद्धि दर 2% से ज्यादा या उसके आसपास थी। इसका ग्राफ केंद्र सरकार की ओर से जारी इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में भी दिखाई देता है, जिसमें सबसे ऊंची लाइन 1981 के ग्राफ की है। जनसंख्या आज भी बढ़ रही है, लेकिन 40 साल पहले वाली रफ्तार नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? क्या भविष्य में भारत की आबादी घटने लगेगी? बस थोड़ी देर में इसका जवाब भी मिलेगा। बस आप दिलचस्पी के साथ वीडियो को आगे देखते रहिए। जिस रफ्तार से भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के पार पहुंच गई, उसके बाद ये सवाल लाजमी है कि क्या अगले 50-100 सालों में हम 2 या 3 अरब को पार कर जाएंगे? लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहाँ दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल रिसर्च मैगजीन लैंसेट की रिपोर्ट पर गौर करना जरूरी है, जिसने 2017 से 2100 तक दुनिया के 195 देशों की जनसंख्या पर रिसर्च किया, जिसके मुताबिक भारत की आबादी 200 करोड़ या 300 करोड़ तक नहीं पहुंचने वाली, बल्कि करीब 80 सालों बाद यानी 2100 में देश की जनसंख्या 109 करोड़ होगी, यानी आज से भी कम। कुछ यही आंकड़ा यूएन की नई रिपोर्ट में भी है। इस चौंकाने वाली रिसर्च रिपोर्ट का आधार है TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे शॉर्ट में आप फर्टिलिटी रेट कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब है प्रजनन दर। इस शब्द को और आसानी से समझिए। प्रजनन दर मतलब एक महिला अपनी जिंदगी में औसतन जितने बच्चे को जन्म देती है, और किसी देश की जनसंख्या में गिरावट या बढ़ोतरी की यही सबसे मेन वजह होती है, जो फिलहाल भारत में 2% है। लेकिन सरकारी रिपोर्ट के इस ग्राफ को देखिए, जो बताता है कि भारत में फर्टिलिटी रेट 1971 में 5% से भी ज्यादा था। और आपको ये भी बता दें कि आजादी के वक्त तो ये 6% के आसपास था, यानी 1950 के दशक में एक महिला औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। यहीं से भारत में जनसंख्या का संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज भारत का फर्टिलिटी रेट 2% पर आ गया है और 2100 में ये सिर्फ 1.2% तक रह जाएगा। इसी के आधार पर अनुमान है कि साल 2100 में भारत की आबादी 109 करोड़ तक सिमट जाएगी। तो अब सवाल है कि क्या गिरावट की शुरुआत इसी साल से हो जाएगी? जवाब है नहीं, क्योंकि हर 2 साल पर होने वाले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि कुछ राज्यों में अब भी प्रजनन दर 2 से 3% तक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्य हैं, जबकि 2 छोटे राज्य मेघालय और मणिपुर भी शामिल हैं, जहां अब भी फर्टिलिटी रेट 2% से ज्यादा है।
बड़े राज्यों में ये सबसे ज्यादा बिहार में है, जो 3% के करीब है। अब इसकी वजह से कुछ दशकों तक नेशनल लेवल पर यानी भारत की औसत प्रजनन दर 2% तक बनी रहेगी। लेकिन 2048 का साल, इस साल को याद कर लीजिए, क्योंकि इसी साल भारत की जनसंख्या विस्फोट पर ब्रेक लगेगा। 2048 वो साल होगा जब भारत की जनसंख्या पीक पर पहुंच जाएगी। तब आबादी का आंकड़ा 160 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। लैंसेट मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक 2048 में पीक पर पहुंचने के बाद भारत की जनसंख्या का ग्राफ नीचे की ओर जाएगा। लिहाजा आप 2048 को ट्रांजिशन या एक टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां से इंडिया की पॉपुलेशन में तब्दीली आएगी। इसके बाद अगले 10 सालों में भारत की आबादी में 32% की गिरावट आएगी और धीरे धीरे करीब 50 सालों बाद यानी 2100 में देश की आबादी 109 करोड़ हो जाएगी। तब शायद देश के सामने हिंदू या मुसलमान की आबादी में कौन ज्यादा है ये बहस का मुद्दा नहीं रहेगा। मुद्दा होगा युवाओं की आबादी और बुजुर्गों की आबादी। जिस दौर से आज चीन और जापान गुजर रहे हैं, वहां हम 2100 में पहुंच जाएंगे। इसकी चर्चा भी आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल जानिए कि 2100 में जनसंख्या के हिसाब से टॉप 5 देशों की लिस्ट क्या होगी, जो आपको और ज्यादा चौंका सकती है। क्योंकि तब नंबर 1 पर 109 करोड़ के साथ भारत होगा, नंबर 3 पर महज 73 करोड़ की आबादी के साथ चीन होगा, नंबर 4 पर 33 करोड़ के साथ अमेरिका होगा और करीब 25 करोड़ की आबादी के साथ पाकिस्तान 5वें नंबर पर होगा। लेकिन नंबर 2 पर जो देश होगा उसका नाम है नाइजीरिया। जी हाँ, फिलहाल 21 करोड़ की आबादी वाले अफ्रीका के इस छोटे से देश की आबादी साल 2100 में 79 करोड़ हो जाएगी, जो तब चीन से भी ज्यादा होगी। और इसकी वजह होगी वही फर्टिलिटी रेट। दोस्तों, 2100 में नाइजीरिया में फर्टिलिटी रेट 6% के आसपास होगा, यानी ठीक वही स्थिति जो 1950 के दशक में भारत की थी। अब दोबारा भारत पर लौटते हैं, जहां अभी फर्टिलिटी रेट 2% से नीचे जा चुका है। वो 1951 और 1991 के बीच का वक्त था जब जनसंख्या में बढ़ोतरी आउट ऑफ कंट्रोल थी। लिहाजा आज की स्थिति में ये कहा जा सकता है कि भारत को किसी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रजनन दर में गिरावट तो आ चुकी है और ये किसी भी देश में साक्षरता के साथ आ ही जाती है। यूरोप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और अब यही भारत में हो रहा है। यानी अब अगर किसी कानून से जनसंख्या को कंट्रोल किया जाएगा तो उससे नए बच्चों के जन्म कम हो जाएंगे और नतीजा देश में बुजुर्ग लोगों की आबादी तेजी से बढ़ेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में भारत एक युवा देश है। हालांकि UNFPA की नई रिपोर्ट के बाद चीन की ओर से आया रिएक्शन भी दिलचस्प है, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत की जनसंख्या जरूर क्वांटिटी में बढ़ी है, लेकिन हमारी जनसंख्या क्वालिटी की है। चीन के कहने का मतलब था कि उसकी 1.4 अरब आबादी में बड़ा वर्कफोर्स है, यानी कामकाजी लोगों की आबादी ज्यादा है। लेकिन अब आगे आप कुछ आंकड़े देखते जाइए और समझिए कि चीन का बयान कितना गलत है। UN की जिस रिपोर्ट पर चीन ने रिएक्ट किया, उसी में बताया गया कि फिलहाल 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या भारत में 7% है, जबकि चीन में यह आंकड़ा 14% का है। यानी बुजुर्गों के मामले में 2 गुने का अंतर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 68% आबादी 15 से 64 साल की उम्र के बीच की है, जो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। यानी चीन से बड़ा वर्कफोर्स भारत के पास मौजूद है और ये किसी भी देश के विकसित बनने में मददगार साबित होता है। जहां चीन 80 के दशक में था, लेकिन 1980 में उसने अपनी जनता पर वन चाइल्ड पॉलिसी को जबरन थोपने का काम किया, जो 2015 तक चलता रहा, जिसने धीरे धीरे नेगेटिव असर दिखाया और आज हालात ये है कि चीन में बुजुर्गों की आबादी बढ़ चुकी है। चीन ने क्वालिटी पॉपुलेशन की जो बात कही, उसमें विरोधाभास यानी कॉन्ट्राडिक्शन है। वो इससे भी गलत साबित होती है कि इसी साल चीन से ऐसी खबरें भी आई कि वहां शादी करने के लिए लंबी छुट्टियां दी गई। कॉलेज के छात्र छात्राओं को नेचर के करीब पहुंचने के नाम पर छुट्टियों पर भेजा गया ताकि वो फ्रेंडशिप कर सकें और फिर शादी करें। इन सब के पीछे की वजह थी साल 2022 में चीन की जनसंख्या में 8.5 लाख की गिरावट, जो 1961 के बाद पहली बार हुआ था, जिसने चीन को दोबारा 2 चाइल्ड पॉलिसी पर शिफ्ट होने को मजबूर किया। लेकिन भारत के हालात पूरी तरह उलट हैं। यहाँ युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। WPP यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के मुताबिक चीन की औसत उम्र 39 साल है। इसी WPP के डेटा के आधार पर UN की ताजा रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जो बताती है कि भारत की जनसंख्या की औसत उम्र 28 साल है। यानी हम चीन से
10 साल ज्यादा युवा देश हैं और अगले 50 सालों तक भारत एक युवा देश बना रहेगा। लेकिन किसी देश के युवा होने के मायने क्या हैं, इसे भी समझना जरूरी है। ये सही है कि आबादी बढ़ने के नुकसान और फायदे दोनों हैं, लेकिन अगर आबादी में युवाओं की तादाद ज्यादा होगी तो कोई देश अपनी वर्किंग पॉपुलेशन की मदद से इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को रफ्तार दे सकता है। 15 से 64 साल की उम्र के लोगों की बड़ी संख्या होने का मतलब एक बड़ा बाजार भी है, जिसकी वजह से भारत में निवेश बढ़ सकता है, क्योंकि कपड़े, टीवी, गाड़ियां, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, किसी भी कारोबार के लिए ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता यानी कंज्यूमर जरूरी होते हैं। इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के फिलहाल भारत पर नजर है। अब एक नजर डालिए नुकसान पर, यानी बड़ी आबादी के निगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा है देश की जमीन पर बढ़ता बोझ, यानी प्रति व्यक्ति घटती जमीन, जिसका सीधा कनेक्शन जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी से है। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितनी आबादी रहती है। भारत के लिए इस शब्द को बस एक आंकड़े से समझिए। दुनिया की 2.5% से भी कम जमीन भारत में है, लेकिन इस पर दुनिया की करीब 18% आबादी रहती है। आबादी में हम भले ही चीन से आगे निकलने वाले हैं, लेकिन जनसंख्या घनत्व में चीन की स्थिति हमसे बेहतर है। चीन में प्रति वर्ग किलोमीटर के इलाके में 151 लोग रहते हैं, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 480 का है। आज भारत में एक व्यक्ति के पास औसतन सिर्फ 2100 वर्ग मीटर की जमीन बची है, लेकिन इसके बावजूद भारत में अनाज की कमी नहीं होगी, क्योंकि बीते कुछ दशकों में हमने कृषि के क्षेत्र में खूब तरक्की की है। पैदावार इतना बढ़ चुका है कि आज उतनी ही जमीन पर देश जितने अनाज का उत्पादन करता है, उससे 142 करोड़ लोगों का पेट भरता है और बड़ी मात्रा में भारत अनाज का निर्यात भी करता है। 2100 में तो हमारी आबादी 109 करोड़ यानी आज से भी कम होने वाली है। इसका मतलब प्रति जन घटती जमीन की चिंता बड़ी चुनौती नहीं है। चुनौती है युवा आबादी को रोजगार के अवसर देने की, तभी हम युवा आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड बना पाएंगे। इसी कंक्लूजन के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करें और आपसे गुजारिश भी है कि आप इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें ऐसे क्वालिटी कंटेंट को बनाने का हौसला मिलता रहे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।